दिया, फिर भी ध्यानचंद जी ने हिटलर के उस प्रस्ताव को सहर्ष ठुकरा दिया कि सर मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूं। और ध्यानचंद जी ने अपना पूरा जीवन हॉकी खेल के लिए और देश की सेवा में लगाया है, और इसीलिए 1956 में उन्हें ध्यानचंद जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद जी की अगुवाई में 1928, 1932 और 1936 में भारतीय देश ने, हमारे देश ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जो बहुत बड़ी बात है। खेल दिवस हम मनाते हैं, ध्यानचंद जी की याद में मनाते हैं खेल दिवस। और इसके अलावा इसको मनाने का एक कारण हम ये भी है कि हम यहाँ के भारतीय देश के नागरिक स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य का जाने महत्व। इसीलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। खेल जो शारीरिक और मानसिक व्यायाम के लिए सबसे अधिक और आसान आसन है और आरामदायक तरीका है। यह बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास, मैं कहना चाहता हूं सर्वांगीण विकास में अत्यधिक सहायक होता है। लेकिन खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक विकास ही नहीं, यद्यपि इसमें बहुत से गहरे लाभ भी छुपे हुए हैं जिससे आप भलीभांति परिचित है। यह खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ अपने बच्चे को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है। दोनों को ही स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उनका एक मार्ग प्रशस्त करता है। खेल न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह विद्यार्थियों की एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सहायक है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क निवास करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें तंदुरुस्त रहना आवश्यक है, और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें खेलना, व्यायाम करना यह आवश्यक है। इसी के साथ ही खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना को भी बढ़ावा देता है, और यही हमारे जीवन में बहुत आगे चलकर काम आते हैं। सरकार भी इस रूप में बहुत खेलों को बढ़ावा देने के रूप में नई नई योजना निकालती है। केंद्रीय विद्यालय में भी हमारी बहुत अच्छी योजनाएं आती है। पिछले साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही फिट इंडिया का शुभारंभ किया गया था। इस बार भी फिट इंडिया के तहत लगातार खेलने के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सरकार आश्वस्त है। बिल्कुल इस समय से काम करेंगे। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। खेल दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में बहुत अच्छे से हमें खेलों का महत्व और आज के इस आयोजन का महत्व बताया। उन्हें इस पर धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं निवेदन करूंगी श्री मुकेश सुतार सर से कि नरेंद्र गहलोत सर के सहयोग से आज की जो वीडियो क्लिप्स का प्रदर्शन करना है, जो श्री मेजर ध्यानचंद जी के जीवन और खेलों के महत्व पर आधारित है, उस वीडियो क्लिप्स का प्रदर्शन करें, जिससे हमारे आज का जो आयोजन है उसकी सार्थकता पर प्रकाश डाले और इसके महत्व का हमारे बच्चों को भी पता चले। श्री मुकेश सुतार सर। Greetings to all sports enthusiasts. Today is a very special day. Do you know why? Because today is a National Sports Day. National Sports Day is a tribute to Major Dhyanchand Singh, who was a legendary hockey player of India. Government of India decided to honor this iconic hockey player by celebrating his birthday as National Sports Day. Major Dhyanchand was born on 29 August 1905. The hockey magician who won 3 consecutive gold medals in Olympics for India in the year 1928, 1932 and 1936. He scored over 400 gold in his international career. He is known for his extraordinary goal-scoring feats. He joined the army at the age of 16. In 1956, the Government of India awarded him with Padma Bhushan. Delhi National Stadium renamed as Major Dhyanchand Stadium in 2002. Major Dhyanchand Singh retired from Indian Army as Major. He was a man who inspired many young Indians to join sports. After putting stamp on the international hockey arena and having served his country to reach his pinnacle of glory multiple times, he is a legendary figure in Indian and world hockey.
hockey. The most noted memorial for him is Major Dhyan Chand Award, the highest award for lifetime achievement in sports and games in India. On this day, President of India honors eminent sports personality with major sports awards including Rajiv Gandhi Khel Ratan Award, Arjuna Award, Dronacharya Award for coaches and Dhyan Chand Award. Majorly all the schools across the country celebrates this day with full zest and zeal. This is done with the objective of igniting a dogma for reverence and awe towards game in the mind of young children. Besides commemorating the great hockey wizard Dhyan Chand, National Sports Day is also considered to be a day by the youngsters to make a name for not only themselves but for the country as well. On the occasion of National Sports Day in 2019, Prime Minister Narendra Modi launched the Fit India movement. Sports is a great unifier and binder. Sports helps an individual much more than in the physical aspects alone. Sports are a crucial part of the student's growth and development. It teaches and develops strategic thinking, analytical thinking, leadership skills, discipline, team spirits, and goal setting, just to name a few. ये दास्तान है हिंदुस्तान के एक ऐसे हुनरमंद की जिसने सारी दुनिया में रोशन किया मुल्क का नाम। इस महान शख्सियत के साथ ही शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफर। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जिस पर है हर देशवासी को नाज, जिसको कहा गया अपने फन का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती थी हॉकी। हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा मेजर ध्यानचंद की कर्जदार रहेगी। Thank you so much, Narendra Gehlot sir, Mukesh Sutar sir, Prithviraj Chauhan sir, for your marvelous video presentation. Definitely today's celebration is going to fill every one of us with oodles of powers, self-confidence, and of course, winning spirit. Champions are not made in gems. Champions are made from something. They deep inside a desire, a dream, a vision. Now may I request Akanksha of class 10th A to please share her views. Akanksha. रख हौसला ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा, रख हौसला ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा, जो लड़खड़ाया देश है ये फिर से संभल जाएगा, जो लड़खड़ाया देश है ये फिर से संभल जाएगा। तू लड़ाई जारी रख यूं हार के तू ना बैठ, तू लड़ाई जारी रख यूं हार के तू ना बैठ,
तेरे आंगन में देखना फिर बहारें आएंगी। रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है ये फिर से संभल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है ये फिर से संभल जाएगा। Good morning, Principal Sir, guests, teachers, and all my dear friends. I'm Akanksha Shekhawat is here to express my views on the topic COVID-19 fitness at home, a feedback. This time of corona pandemic disease is very challenging for all of us. It has been affecting life from rich to poor. Even children are also affecting. It has changed the routines and lifestyles of each and every person. Children's schools, playgrounds, parks, gardens, all are snatched away by this time period. Students and teachers meet at their virtual classrooms. Their real classrooms are vanishing gradually day by day. Besides this, it also gives us many opportunities. As a student, it gives us an amazing opportunity to look for new dimensions of learning and test our capabilities. Even for our country, it gives us the concept of vocal for local, or we can say it rises our steps towards Atmanirbhar Bharat. But one of the most important thing is to stay healthy at home. If we are at home during COVID-19 outbreak, then it is recommended that all healthy adults do 30 minutes per day of physical activity, and children should be physically active for at least 1 hour per day. Fitness at home is really a feedback. By staying at home, we can not only make ourselves physically active, but mentally also. The only thing we have to do is to utilize our time to maintain our fitness. There are many ways to keep ourselves fit, but I would like to tell you some common but useful ways. We can do yoga, including asanas and pranayams. We can also do breathing exercises which are part of yoga, including Anulom Vilom. We can also do physical activities, including running and walking. We can also do mental exercises, including meditation. We can also play active games with our family members at our home. By following these, we can also build up our immune system. To build up a strong immune system, along with these activities, the other thing which is required is the healthy and balanced diet. Balanced diet is the diet containing all nutrients in an adequate amount. Fruits, vegetables, cereals, and pulses keep us fit and fine, and to maintain our fitness, we should not avoid these. When diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is of no need. Ayurveda is the science of life. It is one of the most important, or we can say it is one of the most precious treasure of our country. There are many ways in Ayurveda to keep ourselves fit and to boost our immunity. And now I would like to tell you some common, but now I would like to tell you Ayurveda's immunity boosting measures for our self-care during COVID-19 crisis. We can take 1 teaspoonful Chyawanprash in the morning. We can also drink herbal tea. We can also take decoction, which is also known as kadha, made from tulsi, dry ginger, dalchini, and black pepper. We can also take golden milk, which is half teaspoon turmeric powder in 150 ml hot milk once or twice a day. So these are some measures from Ayurveda's treasury to maintain our fitness and to boost our immunity. I hope you all like them. Don't worry, friends, maybe it's not our time, but hope in future we all will be the winners. Thank you and have a nice day ahead. थैंक यू आकांक्षा, आपने बहुत ही सार गर्भित कम शब्दों में कोविड-19 के समय घर पर रहकर हम स्वस्थ कैसे रहें, किस प्रकार का आहार और व्यायाम हमारे लिए आवश्यक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपके वक्तव्य से स्पष्ट है कि प्रतिभा आयु वृद्धि की मोहताज नहीं होती। आपने कितनी कम उम्र में भी इतने अच्छे से तथ्यों को स्पष्ट किया, तुम्हें आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रृंखला में फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स, इस टॉपिक पर एक टॉक लेकर मैं निवेदन करूंगी श्रीमती गंगाधर सोनी मैम से कि वे यहाँ पर अपने साथियों के साथ इस टॉक को प्रस्तुत करें, जिसमें वे फिटनेस और वेलनेस स्पोर्ट्स के माध्यम से किस प्रकार हो सकती है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। गंगाधर सोनी मैम। Thank you, Jyoti ma'am. A happy morning to one and all present here.
And this is quite different for us all, that till now we had been moving in open playground to celebrate this day, and today we are captured in the screen. But I know it very well that you all are doing physical exercises, yoga, and you are playing even the games that can be played easily at home. I know that you are playing them all. Sports are the part and parcel of life. If sports are denied, then life goes haphazard. And if they are encouraged, then sound mind and body can be retrieved. So we must love and practice these games and physical exercises. Good health and fitness brings capabilities and success in all the fields, whether it is social, economical, academic, or the most important thing that it brings, that is the sound mind in a healthy body. Okay, so sports not only inculcate and imbibe good habits or good health, or they keep us fit, but they make us get along with the people who are of different kinds, or they make us to get along with the people in every situation and many conditions. Okay, so you have seen the video clip that was shown previously. Many of students of our Vidyalaya have shown their brilliance in the field of sports. And whenever this question is asked from the students, that why don't they take part actively in the games and sports, they tell that they can't manage their academics and sports together. So for that purpose, Sarika from class 9C is among us all. She will tell us how does she balance between academics and sports. Sarika? Yes, ma'am. Good morning, all of you. To present over here, myself, Sarika Banu. I'm studying class 9C. I'm a कबड्डी प्लेयर एंड SGF5 प्लेयर. सो जैसे कि मैम ने पूछा कि आप गेम और स्टडी में कैसे बैलेंस करती हो, सो ये दोनों ही चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी और गेम. स्टार्टिंग में जब मैंने गेम 6th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था. देन फिर मैंने सोचा कि मुझे एक टाइम रूटीन बना लेना चाहिए कि मैं किस टाइम अपनी स्टडी को टाइम दे पाऊं. मैंने एक टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं चली, और वो टाइम रूटीन अभी टाइम टेबल मैं आज भी फॉलो करती हूँ, टाइम टेबल अपना. और जब हमारे लाइक रीजनल्स, SGF5, नेशनल ये मैचेस होते हैं, तब मैं अपना थोड़ा पढ़ाई को कम टाइम देती हूँ, और ये जब ओवर हो जाते हैं हमारे तो पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा टाइम देती हूँ. जब हम कोई मैच हार जाते हैं, जब एक मैच हारा हुआ मैच हमें बताता है कि हमने क्या करा, कहाँ गलती करी, और वो मैच हमारे लिए बहुत मोटिवेट रहता है, क्योंकि वो हम एक मैच हार जाते हैं तो हमें इतना दुख होता है कि यार हम वो मैच हार गए. उस कारण हम अपनी नेक्स्ट मैच के लिए हम अपनी जी जान मेहनत करते हैं. फिर हम लोग जाके एक मुकाम तक पहुंचते हैं, जो स्कूल चाहती है वैसा हम करते हैं. और जैसे कि मोटिवेट करना, मैं कभी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया. मेरे टीचर्स लाइक प्रिंसिपल सर विवेक यादव सर, जो यहाँ प्रेजेंट है, मैं उन्हें बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी. एंड नरेंद्र गहलोत सर, जो मेरे कोच हैं, उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया और हमेशा मोटिवेट किया. और जैसे कि प्रिंसिपल सर हमें हर एक बात बताते हैं, हर एक छोटी से बड़ी बात बताते हैं, कि हम लोग ग्राउंड में प्रेजेंट रहते हैं तब वो हमें हर एक बात बताते हैं. सर एक चीज आपकी अभी भी मुझे याद है, आपने मुझे बताई कि जब तुम सुबह पढ़ाई करते हो तो शाम को प्रैक्टिस करो, जब शाम को पढ़ाई करते हो तो सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करो. ये चीज मुझे अभी भी याद है और हम सब इसको फॉलो करते हैं. मैं कैप्टन भी हूँ अपनी टीम की, मुझे मेरी टीम भी लीड करनी होती है, मुझे मेरी स्टडी भी करनी होती है, और गेम भी खेलना होता है. स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, बट धीरे धीरे पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैंने ये सब कुछ किया. और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मैं टीचर्स को. थैंक यू. जय हिंद एंड जय भारत. थैंक यू सारिका. Thank you, Sarika, for your valuable views and opinions. And Sarika had to be on the stage on this special day, but she is here on the screen because of COVID-19. We all are staying at home to combat Corona, so we need to
follow some tips and lifestyles. So Suman Soral ma'am is here among us all. She will tell us how to boost immunity and increase stamina. So Suman Soral ma'am, please. Thank you, Hemlata ma'am, and good morning all ladies and gentlemen and my very very dear children. आज जैसे मुझे मौका मिला आपसे बात करने के लिए, आज ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है और चारों तरफ हम एक ही बात सुन रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो, और उसके बहुत सारे तरीके भी सुझाए जा रहे हैं। तो पहले तो हमारे बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये मालूम होना चाहिए कि इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। तो उनमें ये बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में भी एक हमारा पहरेदार होता है। जिस प्रकार हम अपने घर के बाहर में एक पहरेदार बिठाते हैं और हम अपने घर की सुरक्षा उससे करवाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक पहरेदार है जिसको हम अपना इम्यून सिस्टम बोलते हैं। कभी भी किसी भी कारण से जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी तत्व, कोई कीटाणु हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो हमारे शरीर में जो पहरेदार बैठा है वो उससे लड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है और उसको मार डालने की कोशिश करता है। वो जो हमारा सिस्टम है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो हमारा पहरेदार जितना स्ट्रांग होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही ताकत से हम जो बाहरी कीटाणु हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आक्रमण करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमें बीमार करेंगे, हम उतना ही उनको अच्छे से रोक पाएंगे। तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव थॉट्स। अभी भी जैसे बोला कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, परंतु इसका विपरीत भी अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका तन भी स्वस्थ होगा। आपका मन स्वस्थ है, आपके विचार स्वस्थ हैं, आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपकी सकारात्मक सोच है, तो श्योरली आपकी जो आपका जो शरीर है वो भी जरूर स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जब चारों तरफ तनाव का माहौल है, तो हमें अपने आप को सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना है। किसी प्रकार का तनाव हमने ऊपर नहीं उड़ना कि हाय मुझे कोरोना हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा, हम उसको चैलेंज करने के लिए हम सब सक्षम है। तो सभी को अपनी थॉट्स को एकदम पॉजिटिव रखना है, विचारों को, सोच को, और तनाव मुक्त होके हमने रहना है। और दूसरी बात क्या है कि हमने अपने रूटीन को, जो पूरे दिन की हमारी नियमित दिनचर्या है, वो हमने उसको फॉलो करना है। बच्चे क्योंकि इन दिनों में घर पर रह रहे हैं, हम बड़े, हम सब लोग घर में ही हैं, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित सी हो जाती है। मर्जी आए जब उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं वो विशेषकर ध्यान रखें कि वो अपनी दिनचर्या को बहुत ही नियमित रखें। समय पर उठना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, इन सब चीजों का उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जैसे योग और खेलों का हमारे जीवन में महत्व कितना है, ये आपको आकांक्षा ने भी बताया, गहलोत सर ने भी बताया, और अभी एक दूसरी बच्ची सारिका आई थी, उसने भी बताया। आपको दिन में समय निकाल के अपने ही घर के अंदर थोड़ा बहुत खेलना जरूर है। खेलने की अगर जगह नहीं है तो व्यायाम घर के किसी भी कोने में खड़े होकर आप व्यायाम कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, ये जरूर आप करिए, ताकि इससे आपके शरीर को भी थोड़ी ताकत मिलेगी और आपका दिमाग भी तरोताजा हो जाएगा। एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको अपने फूड पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप हमारा बहुत ज्यादा बाहर आना जाना नहीं हो रहा है, व्यायाम भी जितना हम करना चाहते हैं हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने भोजन की तरफ बहुत ध्यान देना है। बैलेंस्ड फूड हमें खाना है, ऐसा खाना जिसमें से हम सबको कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स हमें मिल सके। और हमारे खाने में बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इन दिनों में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए विटामिन सी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी खट्टे फल जो होते हैं, रेशेदार फल होते हैं, उनमें बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है। तो जैसे नींबू है, मौसमी है, संतरा है, ऐसे फलों का उपयोग इन दिनों में हमारे लिए करना बहुत ही लाभदायक होगा। और जब भी आपको समय मिले, आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएं, उनके साथ हंसी मजाक करें, अच्छी बातें करें, अच्छी बातों को शेयर करें। और समय मिलने पर आपके परिवार में जो भी व्यक्ति जो दूर रह रहे हैं, उनसे यदा कदा फोन पर बातचीत करें, अपना हालचाल उनको बताएं। और इसके साथ साथ में जो नींद, आपकी नींद बहुत जरूरी है। आप कोशिश करिए कि दिन में 6 से 8 घंटा आप जरूर सोएं। जब तक नींद आपको भरपूर नहीं मिलेगी, आप अगले दिन की दिनचर्या आपकी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी और एक अजीब सा तनाव आपके ऊपर रहेगा। तो भरपूर नींद लेना सभी के लिए बहुत जरूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि स्क्रीन पर बच्चे बहुत ज्यादा समय ना बिताएं। वैसे ही आजकल वर्चुअल क्लासेस और सब कुछ चल रहा है, उसके कारण भी हमारा स्क्रीन पर टाइम बहुत ज्यादा देना हो जाता है। तो जब इन सब से आप
फ्री हो जाएं तब कोशिश करें आप अपनी दूसरी हॉबीज को डेवलप करें और उसमें आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। अपनी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हेमलता मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माय व्यूज विद ऑल माय all the participants who are present here. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your tips and suggestions. So, to boost immunity and increase stamina, SB activities, Swasth Bachche Swasth Bharat activities have been introduced. So, Lakshay Aryan will share his views about these activities. Lakshay Aryan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello. Thank you, ma'am. The life is incomplete without sports. It's the best time to refresh your mind, so play as much you can. Good morning to one and all present over. Today, I, Lakshay Aryan, KV number 1, Airport Jodhpur, is here in front of you to express my views on SBSB campaign. Swasth Bachche Swasth Bharat is a nationwide campaign initiated by SRD Ministry and KVS Sangadam for the welfare, well-being and fitness of children. This campaign includes many activities, and these activities enhances our flexibility, increases our strength, gives strength to our body, and it's my own opinion and experience that after doing these all activities, we feel energetic. So at last, not taking your much time, I want to say a famous quote by Wayne Dyer. The gold medals are not made up of gold. The gold medals are not really made up of gold. They are made up of sweat, determination, and hard to find alloy called guts. Thank you and have a stupendous Saturday. Thank you, Lakshay. These activities can be played by everyone, and so playing with pleasure gives inner peace and relaxation, especially in our busy and scheduled life. So Chandan sir, who has been an outstanding player in sports, he will tell us that how do games and sports give relaxation and glee in our scheduled and busy life. Thank you, respected madam. Can you hear me, madam? You are audible, sir. Thank you. Thank you, respected madam. I feel great to speak to all my respected and dear audience. First of all, I do pay my hearty tributes to the legendary hero of Indian hockey, Shri Major Dhyan Chand. He was a real miracle. Coming to your question, games and sports bring joy, energy, alertness, and all that is a living being's basic need. For me, sports are not only winning, losing, betting, boasting. It is life itself. Workloads, responsibilities, stress, and busy schedules break a man into a passive mechanical tool. When I am in the playground, I feel lively, full of energy, all senses alert, gleeful spirit, regardless of my age and condition. Thanks to the Kendriya Vidyalaya Sangathan for it provide full exposure and grooming to the budding talents. बातें बहुत है मैडम, वक्त कम है, लेकिन इतना निश्चित है कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हमेशा बने रहेंगे. हम खेलेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मैडम. Thank you, Chandan sir, for your views and to motivate us all that we should spare our time to play games and to do these physical exercises. So that was all from my part. Thank you, Principal sir, for giving me this opportunity to organize this talk with teachers and students. Thank you. Thank you, Amrita ma'am. Thank you, Suman Sural ma'am, Chandan sir, Sarika और अक्षार्यन. हिमलता मैम ने बहुत अच्छे से इन सभी तरीके से ये जो वार्ता है इसे प्रस्तुत किया. उन्हें एक बार मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अब समय है अपनी प्रतिभा
परिश्रम से अपने गांव, जिले, राज्य और देश का नाम गौरवान्वित करने वाले हमारे आज के जो अतिथिगण हैं, उनके प्रेरणादायक विचारों को सुनने का, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का। तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी श्री रज्जाक मोहम्मद जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट हैं, और मैं चाहूंगी कि सर हमें अपनी खेल यात्रा के बारे में कुछ बताएं। आप अभी तक की अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं और आप हमारे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ शब्द कहें। श्री रज्जाक मोहम्मद जी, कृपया सर। नमस्ते। सबसे पहले सभी स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स केवी एयरफोर्स नंबर 1 को आज मेजर ध्यानचंद जी के 114वें जन्म दिवस पर, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे देश भर में, हमारे भारतवर्ष में आज मनाया जा रहा है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बधाई। मैं बताना चाहता, जैसा कि अभी सारिका ने बताया कि कैसे मैनेज करना है पढ़ाई के साथ में खेलों को, कैसे मैनेज करना है। बहुत अच्छी बात बताई थी सारिका ने, वो हमने सुना। यही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके सामने, क्योंकि घर के अंदर ऐसा वातावरण होता है कि पेरेंट्स यही कहते हैं कि पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई पढ़ाई। हम पेरेंट्स को इस तरह से सेटिस्फाई कर दें कि हमारी पढ़ाई कहीं पर भी नुकसान नहीं हो रही, कहीं भी पढ़ाई का कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स इस चीज के लिए राजी हो जाएंगे कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली, अब आप स्पोर्ट्स के लिए हो जाओ। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे से ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं है, हमें सारा जो भी काम करना है उसी में करना है। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, खेलों के लिए शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ है हमारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? सबसे टॉप प्रायोरिटी में पढ़ाई है, उसके बाद खेलना है, इसके अलावा दूसरे काम नहीं है। तो दूसरे जितने भी अननेसेसरी काम जितने भी है जिनकी जरूरत नहीं है, वो हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें ये सेट करना पड़ेगा। पढ़ाई हो जाए, उसके बाद में हमारी गेम्स के लिए मॉर्निंग या इवनिंग जो भी जितना टाइम मिले उसके लिए हमें करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है यही देखना पड़ेगा। अगर मैं अपना बताता हूँ, हमारे पास वक्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो अलग वो समय था, आज समय अलग हो गया। तो उसमें खुद को कमाना पड़ता था, रोजी रोटी के लिए खुद को करना पड़ता था। लेकिन गेम खेलना था, समय नहीं मिलता था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी नींद खुल जाती, चाहे 1 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, 3 बजे खुल गई, प्रैक्टिस के लिए, दौड़ने के लिए निकल जाते थे। वो एक ऐसा समय था। लेकिन अभी वो परिस्थिति ऐसी है नहीं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। कितना करना है, घर वाले आजकल इतना सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आजकल बच्चों को, ठीक। तो और हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार हर जगह खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित कर रही है। खासतौर से गर्ल्स के लिए हम अगर बात करें, पूरा किसी भी गेम में जाइए आप लोग, पूरा क्षेत्र खाली पड़ा है। शर्त यह है कि आप आइए, मैदान में आए तो सही। 1 साल 2 साल, हर हाल में दूसरे साल आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। आपको शर्त यह है कि आपको मैदान में आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पेरेंट्स को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। अगर पेरेंट्स एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे, एक बार आप पर भरोसा कर लेंगे, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। खासतौर से पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये हमारा काम है। क्योंकि फालतू के काम कुछ ज्यादा हो गए हैं, उन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, जिसको आप लोग जानते हैं फालतू के काम क्या है। आज के समय में बच्चे क्या फालतू काम कर सकते हैं, वो काम को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें कई ऐसे शौक छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे निकलना है। तो इस तरह से देखना, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स में काफी अपॉर्चुनिटी आगे जो आपको मिल गई है नौकरी के लिए। राजस्थान सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया खिलाड़ियों के लिए। पहले तो ये सोचा करते कि खेलों में क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं, अब श्योरिटी हो गई है कि आप, राजस्थान सरकार ने बता दिया है कि आप एक्सीलेंट खिलाड़ी हैं, आपने इतना खेल लिया है, नेशनल तक खेल लिया है, तो आपके लिए अब लाइफ सिक्योर हो गई है, आपको नौकरी मिलेगी। पहले ऐसा सोचते थे कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होने वाला है ऐसा। लेकिन बहुत ही अच्छा कदम राजस्थान सरकार ने उठाया है, उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। आपको आना चाहिए, ग्राउंड के अंदर आना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए अपने, जिससे भी आपको
काउंसलिंग करनी है, जिससे भी आपको राय लेनी है, हम लोग हैं, हमसे राय ले सकते हैं आप लोग, और लोग हमारे गहलोत सर हैं यहाँ पे, इनसे कर सकते हैं आप लोग, किसी से कांटेक्ट करके बात करते हैं, आगे से आगे मिले, आपको रास्ता मिलेगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग, आपका रास्ता मिलेगा और अच्छी जगह आपको बहुत अच्छा सजेशन मिलेगा। आपको आना है, आप आइए, जरूर आइए, हम लोग से संपर्क कर सकते हैं आप लोग, आप जैसा कहेंगे हम लोग आप लेके करने के लिए तैयार बैठे हैं। और भी इसके अलावा भी कोई चीज है, हम लोग बताएंगे आप लोगों को कहाँ क्या करना है। सबसे जो अहम चीज है, गाइडेंस की कमी है खिलाड़ियों में, गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो आप आइए, हम लोग आपको बताएंगे। और भी खिलाड़ी हैं, और भी पुराने हमारे साथी हैं, आपको बताएंगे इस खेल से आपको जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, वो करेंगे। क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है प्रिंसिपल सर विवेक सर खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, खुद ने देखा हुआ है, इससे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है। तो इस स्कूल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके जो प्रिंसिपल सर है अपने समय के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हुए हैं, ठीक है, तो आपकी बात को अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोगों ने इस चीज को देखा भी है, महसूस किया है, किस तरह से आपको मोटिवेट किया जाता है, किस तरह से आपको फैसिलिटीज दी जाती है। आप जब तक सर हैं, आप लोग जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाइए। सर बहुत कोशिश करते थे स्कूल के अंदर ग्राउंड्स कैसे मेंटेन करना है, नए ग्राउंड्स के लिए बातचीत चलती रहती है, कुछ न कुछ होता रहता है, तो आप इसका फायदा उठाइए आप लोग जरूर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for your kind words, inspirational, valuable, and fruitful message. Successful people maintain good habits that go in hand with success is every area of endeavor which develops a reputation. The way one works determines the quality and quantity of rewards. Among us, we have one such great person and player today. Yes, we now request our honorable chief guest, Mr. Rekharam sir, to give message. Sir, please. ठीक है, ठीक है, अब सभी को प्रणाम। आज मेजर ध्यानचंद की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ने हमको यहाँ आमंत्रित किया है। तो आमंत्रित करने का ही मतलब ये है कि मोटिवेशन था बच्चों के लिए, क्योंकि हमने तो क्या है कि हमारी जो लाइफ निकालनी थी वो निकाल चुके हैं। हम तो आपके सामने मतलब क्या है कि अभी कठपुतली की तरह खड़े हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाहे तो उससे पहले सबसे पहले यही है, जो बच्चे समझ रहे हैं अपने टाइम को और अपने भविष्य को, दो ही बातें हैं। तो टाइम का जितना आप अपने ढंग से मैनेजमेंट करोगे तो उतना ही आप अपने लक्ष्य में आगे जाओगे। एक लक्ष्य पाने के लिए आपको उसके लिए सबसे पहले यही है कि अपना टाइम को आप एडजस्ट करो। और आज का जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई भी आज इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, उसके साथ साथ अपना गेम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। मेजर ध्यानचंद को आज याद क्यों किया जाता है? क्योंकि उस बंदे ने उस टाइम अपने मतलब क्या है कि खून पसीना एक किया था। पसीना मतलब क्या है कि जो कहते हैं ना कि अपन जो बनियान पहनते हैं निचोड़ते हैं, तो अपन तो रोड पे और साइड पे निचोड़ते थे। ये बंदा ये सोचता था कि मैं मेरी बनियान निचोड़ूं और एक बाल्टी भर जाए, फिर भी वो उसके लिए कम था कि अगले दिन में मेहनत करूं वो उसकी जस्ट डबल करूं। तो आप इस फील्ड में आए हो, स्पोर्ट्स में आए हो, जो भी बंदे आना चाहते हैं, तो आज का जो युग चल रहा है ना, बहुत कॉम्पिटिटिव युग है। इस युग में आपको 100% बलिदान देना है। और आपसे मैं हाथ जोड़ के, आप छोटे मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे मतलब छोटे भाई है, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि टाइम पास के लिए आप नहीं आए, क्योंकि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। आपको अपने ऐश आराम खोने पड़ेंगे, आपको अपने मर्जी के जो भी जितने करे वो सारे रास्ते से हटना पड़ेगा। और जो आज के टाइम की जो ये चल रही है ना, मतलब ये जो फैशनेबल दुनिया चल रही है, उस दुनिया से आपको हटना पड़ेगा। और आपको मतलब क्या है कि अपना एक इंटेंट, अपना एक टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा। यदि आप अपना एक टारगेट लेके नहीं चलोगे तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। हाँ, ये जरूर है, आपकी 10 बार आपकी हार होगी और एक बार आपकी जीत हो गई ना, तो 10 हार पे आपकी एक जीत बहुत भारी पड़ेगी।
ठीक है। तो कभी भी जिंदगी के अंदर मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी जिंदगी के अंदर हिम्मत मत हारना, अपना विल पावर है ना वो जितना हो सके मजबूत रखे। जब भी कहीं भी कोई भी बात होती है, बिजनेसमैन से लेके, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी फाइटर से लेके और आर्मी से लेके, मैं तो कहीं से उठा के ले लो, उसमें मतलब क्या है कि एक स्पोर्ट्समैन का एक आपको कहीं भी उदाहरण दिया जाता है कि स्पोर्ट्समैन का विल पावर बहुत होता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर है। मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी है कि मैं जहाँ जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहां पे मतलब क्या है कि हमको पहनने के लिए जूते नहीं थे, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमने मतलब क्या है कि ये स्पोर्ट्स का एक स्वाद ऐसा सका कि मेरे को तो कुछ करना है, मतलब करना है। और कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है स्टेप बाय स्टेप चलता है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, डायरेक्ट जंप लेके और पहाड़ की चोटी पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप इतने अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे जितने आप एक 1 बाय 1 स्टेप और अपने गाइडेंस को हमेशा जिंदगी में साथ लेके चलना। यदि आपका गाइडेंस अच्छा है, यदि आपका कोच अच्छा है, यदि आपका मेंटोर अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। यही उदाहरण अभी बैठे बैठे हमने डिस्कस किया था। यहाँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने, ये खुद एक बॉक्सर के मतलब जूनियर नेशनल लेवल के मेडलिस्ट प्लेयर हैं और ये खुद एक स्पोर्ट्समैन है। तो हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और इन्होंने मतलब क्या है कि स्पोर्ट्स के नाते ये इतना सब कुछ कर रहे हैं जो एक, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और इसके बाद में मेरे को एक खेल कोटे से रेल में लिया है, लेकिन उसके बाद में जितना वहां नहीं कर रहा हूँ। मैं 2-3 जगह मतलब क्या है कि जैसे बाड़मेर का सेक्रेटरी, राजस्थान का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, उसके बाद में इतना पेन नहीं ले रहा हूँ। ये स्कूल के लिए इतना पेन ले रहे हैं और दूसरे बाहर से बच्चों को भी कह रहे हैं कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आए, जहाँ बंदा जो करने लायक है और वो वहां नहीं कर पाता है तो उसको भी मेरे यहाँ मतलब जगह है, वो यहाँ आके कर सकता है। तो बाहर वाला करने से बेटर है कि जो घर के अंदर आप बैठे हो आप करो, क्योंकि आप जितना अच्छा करोगे ना उतना आपका नाम बाहर जाएगा। आपके नाम के पीछे आपकी पापा का नाम, माँ का नाम, भाई का नाम, आप मतलब जिस एरिया में अच्छा नाम कर जाओगे। मैं तो कह रहा हूँ आज आपसे जो लोग बोलते नहीं है, कल के दिन ये कहेंगे कि ये बच्चा तो वो है जो मेरे पड़ोस में रहता था, ये ऐसे आपके सामने उदाहरण है। लेकिन उसके लिए आपको अपना एक इंटेंट, अपना एक टारगेट, अपना एक मिशन बनाना पड़ेगा और अपना एक मेंटोर, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कैसा भी हो, कितना भी हो, आप एक अपना मेंटोर तैयार करना। गलती आपको नहीं दिखती है, गलती उसको दिखती है जो बंदा, जिसकी नजरों में आप जो कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये गलतियां मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे को भी क्या है, क्या पता उस टाइम मुझे अच्छा कहीं और मेंटोर अच्छा मिल जाता तो मेरा लेवल और भी अच्छा हो जाता। तो ये कमियां हर किसी के अंदर होती है, अपनी कमियां किसी को नहीं दिखती है, दूसरों की कमियां हमेशा दिखती है। तो आप एक अपना अच्छा गाइडलाइन, अपना एक कोच, अपना एक मेंटोर, वो आप हमेशा अपने साथ रखें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपके जो यादव सर है, आपके जो प्रिंसिपल सर है, वो आपके लिए बहुत अच्छे मेंटोर है। आप उनके पास आइए, अपनी एक एक आप अपनी कमियां बताइए, क्या सर मैं इसमें ये करना जरूर चाहता हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, तो फिर ये आपके एक एक पार्ट्स करके आपका एक समाधान करेंगे। तो उसके लिए आप अपना टाइम निकालिए और घर में बैठने से कुछ नहीं होगा बच्चे, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इस दुनिया में आना पड़ेगा, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। लड़ना इन द सेंस में ये कह रहा हूँ कि जाके किसी के मुक्का नहीं मारना है, लड़ना इन द है कि ग्राउंड में आओ और अपने प्रॉपर इवेंट्स में जो भी जिस लेवल का करना चाहता है, तो जिसको भी आप पूछोगे वो आपको अपने आप से आपको लेवल बता देंगे कि आपको ये करोगे आपके लिए बेटर रहेगा, ये करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। कुश्ती खेलोगे तो अच्छा रहेगा, वॉलीबॉल खेलोगे तो अच्छा रहेगा, एथलेटिक्स करोगे तो अच्छा रहेगा, एथलेटिक्स के अंदर भी ये इवेंट्स करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो भी करो किसी मेंटोर के टच में रह के करो और करो उतना कि जितना आपको मतलब क्या है कि आप करना चाहते हो और उसके बाद में वो करवा रहे हैं। एक बार मतलब क्या है कि मिल्खा सिंह की मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी मूवी देखी थी कि उसके कोच उसको प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो मिल्खा सिंह के पाँव में मतलब क्या है कि खून बहने लग गया था, नंगे पाँव कर रहे थे। तो उसके बाद में उसको मिल्खा सिंह ने क्या है कि लास्ट में मना कर दिया। मना करने के बाद में उसके कोच ने कहा कि नहीं, अभी तू हमेशा 2 राउंड करता है, आज तेरे को 3 राउंड करने पड़ते हैं। एक बार उसने नीचे देखा, नीचे देख के इसके मन में एकदम आ गया कि नहीं, मेरा जो मेंटोर है मुझे सही जगह पहुंचा रहा है, इसलिए मैं इनके कहने पे करूंगा। फिर इन्होंने उनकी बात को माना और उन्होंने 3 राउंड पूरे किए। 3 राउंड पूरे करने के बाद इनके दोनों पांव लू से खून बहने लग गया था। मतलब ये कहते हैं कि नदी वो पांव इतने मतलब क्या है कि हो गए, क्योंकि उस टाइम तो क्या है कि इतने ये जूते उते नहीं थे, लेकिन फिर भी थे। उन्होंने जो ही खोला जमीन पे रखा तो वहां मतलब उसके क्या पांव मर गए। तब उन्होंने कहा था कि आपकी मेहनत जो धन की लक्ष्मी किसी को बताते हैं, ये आपकी धन की लक्ष्मी आपके पीछे आ रही है, आपका परिणाम ये है। उस दिन से लेके मिल्खा सिंह आज तक अपने एथलेटिक्स जगत के अंदर, इंडिया के अंदर शायद मेरी ख्याल से ऐसा पैदा नहीं हुआ है। तो अपने को भी अपने फील्ड के अंदर मिल्खा सिंह बनना है। मिल्खा सिंह बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको वो करनी पड़ेगी कि कभी आपको भूखा भी सोना पड़ेगा,
लेकिन आप अपना जो इंटेंट बना के चलते हो ना, उसको 100% एक ही टारगेट में बना के रखो। और आपको मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कभी आ रहे हो कबड्डी खेल रहे हो, कभी आ रहे हो कुश्ती खेल रहे हो, कभी आ रहे हो एथलेटिक्स कर रहे हो, कभी आप अपने कोई और गेम में जा रहे हो, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को कहीं सेटल करना चाहते हो तो प्रॉपर एक गेम कोई पकड़ना, वो आप किसी मेंटोर के, किसी कोच की गाइडेंस में पकड़ लेना, बार बार चेंज मत करना और उसमें आप लग जाना, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। हाँ, मिस मैच किया उसको छोड़ते रहे, उसको भूलते रहे, वापस चले गए, वापस आ गए, नहीं, ऐसा करोगे तो आप कभी सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपको करना है तो जिस दिन से आपने स्टार्ट कर दिया वही आपका एक लास्ट आखिरी दिन होगा कि जिस दिन आप एक दिन अच्छे मुकाम पे अच्छी जगह पहुंचोगे कब, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं कह रहा हूँ। आप कभी भी ऊपर हाई जंप करके या कहीं भी छोटे पे पहुंचोगे, कभी भी ये गलती मत करना, आपने कोच या किसी गाइडेंस के साथ में रह के अच्छे से करना। बाकी रही आज के टाइम की स्पोर्ट्स की उपलब्धियां, स्पोर्ट्स का महत्व, तो स्पोर्ट्स का महत्व आज हमारे टाइम राजस्थान सरकार ने इतना नहीं किया था, इंडिया सरकार थोड़ा बहुत कर रही थी, राजस्थान सरकार ने नहीं किया है। आज के टाइम राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म किया है, दे रखा है। हर वैकेंसी के अंदर 56 डिपार्टमेंट आपको लेने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके अंदर आपका 3%, 2%, 1% कोटा है। वो आपका लेवल ये है कि जैसे आप जितना ऊपर लेवल, हाई लेवल पे जाओगे, ओलंपिक, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, इनके अंदर आपका मेडल होगा तो डायरेक्ट आप मतलब क्या है कि गस्टेड क्लास में जाओगे, उससे नीचे वाला होगा तो उसके बीच की जो एक स्लैब आती है उसमें जाओगे। हाँ, उसके बाद में एक होती है सी ग्रुप में जाते हो, सी ग्रुप में भी आपके लिए है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का टाइम ये हो गया है कि कंपटीशन हर फील्ड में, हर जगह है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अभी आप उसका जल्दी से जल्दी, जितना जो बंदा 9, 10, 12 वाले हैं वो अपना फायदा उठाएं। स्कूली गेम्स में जूनियर, सब जूनियर और सीनियर, ओपन में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर और कैडेट, जिसमें भी हो, अभी आप जाएं, अपना मेडल लेके आए और जल्दी से जल्दी जहां अपना छोटा बहुत जो रोटी रोजी का जो अपन बोलते हैं, हम बोलते थे, आपके लिए इतनी तकलीफें नहीं है, हमारे लिए थी, लेकिन फिर भी आप टाइम रहते हुए कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे तो इसमें आप अपने गेम को बहुत हाई लेवल तक, ऊपर लेवल जा सकते हो। ठीक है, और मेरा गेम जूडो है, मेरा नाम रेखाराम चौधरी है। आपको कभी भी जूडो से रिलेटेड कोई भी टिप्स लेने हैं, जूडो के बारे में आना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। और आपके हाँ जी, प्रकाश जी जलवानिया है, तो आप इनसे भी आप मिल सकते हैं। इनका बेटा पवन है जो आपकी स्कूल के अंदर ही है, हैमर थ्रो का प्लेयर है। और ये हमारे आदर्श हैं, रजाक मोहम्मद जी है, एथलेटिक्स के हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। मेरी उपलब्धि, शुरुआत में कुश्ती का प्लेयर था और उसमें मैंने वेट मेरा बहुत कम था, 17 किलो था और मैंने स्टार्ट की थी, 25 किलो में खेलता था, 25, 30, 35। ये मेरे वर्ग स्तर की थी, जिला स्तर की थी, राज्य स्तर की थी। राज्य स्तर में ब्राउन्स मेडल था। तो बाड़मेर जैसे लेवल से आना और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में ब्राउन्स मेडल लाना मेरे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस जगह वहाँ हमको पहनने के लिए कॉस्ट्यूम भी नहीं थी, पहनने के लिए हमारे जूते भी नहीं थे। हम रेत में खेलते हुए वहां जाते मैट्स पे तो हमारे पाँव वैसे स्लिप हो जाते थे, लेकिन फिर भी क्या है कि मैंने जो मेहनत की थी और मेरा जो विल पावर था, उस विल पावर पे मैं खेलता रहा। उसके बाद में मैंने काफी गेम भी किए, क्योंकि मैं आपको बार बार गेम चेंज न करने के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चेंज किए हैं। मैं कुश्ती खेलता खेलता एथलेटिक्स में भी गया था, डिस्कस थ्रो भी मैंने किया, जेवलिन थ्रो भी किया, रनिंग भी की और उसके साथ में मैंने जूडो भी किया। तो जूडो जब मैं कुश्ती खेलता था तो मेरे गुरुजी ऐसे मिल गए कि आपको कुश्ती खेलनी है, लेकिन मैं जूडो खेलता था। साल भर जूडो खेलने के बाद मेन टाइम पे मुझे कुश्ती में डाल दिया जाता था। मेरे छोटे भाइयों को मैंने तैयार किया, मेरे भाइयों ने मेरे से पहले नेशनल में मेडल ला के दे दिए थे, लेकिन मेरे पास मेडल नहीं थे, तो मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ। लेकिन मेरे गुरु ऐसे मिल गए कि वो उनका कहना था, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि मेंटोर मैंने जो गुरु माना वो ये चाह रहे थे कि कुश्ती के अंदर अच्छा है, कुश्ती के अंदर बहुत ही अच्छा है। उस टाइम जूडो के अंदर नहीं था। और उसके बाद में मैंने 9th और 10th क्लास के अंदर जूडो ज्वाइन किया और 11th और 12th में मैं परमानेंट मैंने जूडो ड्रेस ऐसी जिस दिन पहनी थी, मतलब क्या है वो मेरी फर्स्ट थी। और उस टाइम मैं फर्स्ट ही राजस्थान के अंदर सेकंड रहा। उसके बाद में दूसरे साल में राजस्थान में सेकंड रहा, तो राजस्थान में फर्स्ट रहा और मैं नेशनल खेल के आया। उसके बाद जोधपुर के अंदर मतलब यहाँ एक प्रतियोगिता हुई थी राज्य स्तरीय, उसमें मैं फर्स्ट था। फिर सीनियर नेशनल खेलने गया। उसके बाद में मेरी 2000 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की हुई थी, जिसके अंदर मेरा मेडल भी था। और 2002 के अंदर भी मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आया था। उसके बाद मैंने रेलवे ज्वाइन कर ली। 2003 से लेके 2019 तक कंटिन्यू मैं भारतीय रेलवे टीम में खेल रहा हूँ और उसके साथ कंटिन्यू हमारे नेशनल में हमारी रैंक रहती है। और 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जयपुर के अंदर हुई थी, जिसके अंदर मेरा मतलब क्या एक ब्राउन्स मेडल है। और बाकी आज के टाइम में जूडो जिस दिन शुरू किया है, मैं कह रहा हूँ उस दिन से आज तक मैंने उसको छोड़ा नहीं है। आज भी मैंने फरवरी 2019 के 20 के अंदर मैंने दाहोद गुजरात के अंदर ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया है और उसका डॉन फर्स्ट होता है, मतलब 6 डॉन होता है, वो मैंने कंप्लीट किया है और आगे वाले मैं अभी कंटिन्यू रहूंगा।
तो ये मेरी आज से आज तक की उपलब्धि है। यहाँ आपने आज मेरे को बुलाया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शेखराम सर। आपकी तो पूरी जो जीवन यात्रा, खेल यात्रा है, अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। आपने बहुत ही कम शब्दों में अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए समय की महत्ता, उसके साथ खेल का महत्व समझना, सही कोच की जरूरत, सतत परिश्रम और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता को आपने बताया। और इसके साथ ही खेलों के क्षेत्र में जो रोजगार के क्या क्या अवसर हैं, उसके विषय में भी आपने हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन बहुत अच्छे प्रकार से किया। उन्हें आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी श्री प्रकाश राम जी से, आप भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और हमारे बच्चों की प्रेरणा के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए कृपया आप भी हमारे बच्चों को संबोधित करें। श्री प्रकाश राम जी। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण और बच्चों, मैं आज खेल दिवस पर आपको खेल के बारे में बताना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। जिस देश का खेल अच्छा है उस देश का मतलब विकसित माना जाता है। हमारे देश में खिलाड़ियों की तादाद कम है। इंटरनेशनल में मेडल लाने, ओलंपिक में हमारे मेडल कम आते हैं। हमारी जनसंख्या 125 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद भी हमें इसमें पिछड़े हो गए हैं। तो आप हमारे अभिभावक पढ़ाई पे ज्यादा जोर देते हैं, गेम्स में कम देते हैं, परंतु गेम के बिना शारीरिक विकास, मानसिक विकास नहीं होता है। इसलिए हमें पौराणिक काल से ही, जैसे महाभारत काल में भी शिक्षा के साथ गेम्स का भी अवसर रहता था। और उसके चंद्रगुप्त के टाइम में भी गेमों को बहुत बढ़ावा दिया जाता था शिक्षा के साथ में, क्योंकि अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास जरूर होगा। और मानसिक विकास और उसमें एकाग्रता भी बनती है। और दूसरा पढ़ाई में जो हम जैसे कठिन मेहनत करते हैं, तब तक आप में क्षमता नहीं है जैसे पढ़ने की, जैसे आप बैठने की क्षमता आपको 5 घंटे ही नहीं है। क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो आपकी वो क्षमता भी बढ़ेगी। और गेम्स में अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो गेम्स में भी कैरियर बना सकते हैं आप। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं गेम्स में। आप नेशनल, राजस्थान से नेशनल खेलते हो, महाराष्ट्र का मूल निवासी हो, तो कई डिपार्टमेंटों में आपको 2% कोटे के तहत लिया जा सकता है। इसलिए आप और इसमें आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होगी, आपके जो फेफड़े हैं वो होंगे। इसलिए आप सभी को गेम्स की ओर आकर्षित होना चाहिए। अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप ज्यादा कहीं भी खेल नहीं पाते हो तो आपका एक बात है, वेट बढ़ जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, एलर्जियां कहीं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आप जैसे भी आप लॉकडाउन खुलने के बाद आप सब अपने जो भी इच्छा है, कौन सा गेम खेलना चाहते हैं, कौन सा आपको पसंद है, आप गेम खेलना चाहिए। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश राम जी। आपने भी हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत अच्छे से अपने अनुभव और विचारों को व्यक्त किया। और यदि हम तीनों महान खेल प्रतिभाओं की बातों को मिला लें या उनमें से कुछ सामान्य निकालने का प्रयास करें तो मेरे अनुसार तो यही निकलता है कि किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी कार्य करें, लेकिन सुविधा चाहे जो भी हो, लेकिन दृढ़ निश्चय, सही फैसला हो और सही समय पर यदि आप परिश्रम करते हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में भी ये बात लागू अवश्य होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शित किया। और अब आयोजन की श्रृंखला की इस कड़ी में मैं आज के अवसर पर हमारे विद्यालय के जो कुशल प्रशासक हैं श्री विवेक यादव सर, जो स्वयं ही विविध आयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और न केवल जो शैक्षिक क्षेत्र है उसके अतिरिक्त जो खेल का क्षेत्र है वहां भी सर की काफी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर के सर स्वयं खिलाड़ी रहे हैं और बहुत अच्छे से सर समझ रखते हैं इस विषय में। तो सब मैं निवेदन करूंगी श्री विवेक यादव सर से कि इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी को अपने उद्बोधन के द्वारा अनुग्रहित करें। श्री विवेक यादव सर। आप सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्वागत भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं हमारे तीनों पैनलिस्ट जो आज की तारीख में भारत के लिए खेल की हस्ती रह चुके हैं। सर्वप्रथम श्री रजाक मोहम्मद साहब, रेखाराम जी, प्रकाश जी,
आप सभी विद्यालय में आए और बच्चों को एक मोटिवेट किया, क्योंकि विद्यालय प्रशासन रोजाना कुछ भी कहता रहे उसका वजन इतना नहीं होता है, क्योंकि हमारी उपलब्धियां खेल में आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जो खेल के लिए किया है, इस देश के लिए जो किया है, मेहनत की है, और विशेष तौर पे जिस बैकग्राउंड से आपने आके ये सारे काम किए हैं वो अपने आप में एक मायने रखता है। वाकई आप तीनों को देख के तो मुझे ये लगी कि बात की प्रतिभाएं अभाव में बहुत अच्छी पलती हैं शायद, लेकिन एक स्तर के बाद शुरुआत बहुत अच्छी करती है अभाव में प्रतिभा, अपना हौसले बहुत अच्छे होते हैं, आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होता है, उसके बाद फिर उचित समय पर उनको एक मार्गदर्शन मिलना भी बहुत जरूरी होता है। रेखा राम जी ने जैसे कहा कि भाई मुझे भी एक अच्छे मेंटोर मिले लेकिन थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन अगर वो समय पे मिलते तो शायद उपलब्धियां कुछ और अच्छी हो सकती है। इस मामले में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ये 3 मेंटोर तो हमारे सामने बैठे हुए हैं जो अपने अपने फील्ड के बहुत महारथी हैं और हमारे बच्चों को इस बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो एक तो ये हम सब बात ये कर रहे हैं, दूसरी बात है कि हम एक अच्छे राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर में बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक है, गौशाला मैदान है और कई ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पे हम आपस में कोलैबोरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज खेल दिवस के दिन पे कि मेजर ध्यानचंद जी ने जो देश के लिए अभाव में प्रयास किया उसके तुलना में आजकल जो सुविधाएं काफी बढ़ गई हैं और उसके साथ साथ मेरा व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय भी बढ़ गया है। मैं अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी कोलैबोरेशन करना पड़े, किसी से सहयोग लेना पड़े और किसी से कोई भी बात करनी पड़े, कहीं से कोई फाइनेंशियल की बात आए, और बच्चों के खेल के लिए मैं कभी भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हटने दूंगा। आप आगे आइए, आपको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सहायता और आपको हर प्रकार का सहयोग विद्यालय की तरफ से मिलेगा। अब मुझे जो समय अलॉट किया गया है वो 5 से 7 मिनट अलॉट किया गया है, पर मैं ये मेरा समय खुद के बोलने में ना लेकर ये समय भी मैं चाहूंगा जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए उनसे मैं कुछ आप लोगों को प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ बातें पूछूं, इनसे कुछ चर्चा करूं और इनको दूं, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं और आप मुझे सुनते हैं, पर ये दुर्लभ अवसर है मेरे लिए कि इतने 3 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों वाले एथलीट बैठे हुए हैं, उनसे मैं कुछ चर्चाएं कर लूं, कुछ मेरी भी अपनी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन क्वेरीज हैं वो भी पूछ लूं और इनसे कुछ बारों में हम बात कर लें। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बच्चे में आपको, मुझे सबसे पहले लगता है कि जैसे शिक्षक मुझे लगता है बच्चे में सबसे पहले झिझक होती है कि वो कई बार किसी दूसरे को खेलते हुए देख के या कई बार वो दौड़ते हुए देख के किसी गेम में देख के उसको लगता है कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, और वो बच्चा आगे नहीं आ पाता है। उस समय में उस बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी झिझक हिम्मत रखें। एक बार आए, ऐसा हुआ था हमारे साथ भी, क्योंकि हमने देखा जब मैं दौड़ता था उसमें एक परंपरा चली थी कि पर्टिकुलर वही लोग जीत रहे हैं, तो दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि क्या हम भी जीत सकते हैं। तो एक बार ऐसे करके मुझे लगा कि यार मैं इनको बीट कर सकता हूँ, तो मैं एक बार उनसे आगे निकल गया, तो फिर लगा यार ऐसा तो हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो फिर एक वो मतलब गलत लग गई, मतलब हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये समझो झिझक बहुत जरूरी है। फिर एक वो लगन लग गई, नहीं दिमाग में हमेशा आ गया अब तो जो करना है जीतने के लिए ही करना है, वो एक लगन लग गई। और उसके बाद जो सिलसिला चला, फिर मेडल जीतते गए ये चला, तो हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि नहीं अब हम लोग कर सकते हैं इसको। तो हमें अपना जो हेजिटेशन है वो खत्म करना पड़ेगा। आपको दिक्कत होती है कि आप पूछिए, जो जानकार है आप स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनसे पूछिए आप लोग, लेकिन हेजिटेशन खत्म करना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए आना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत सही आपने सलाह दी हमारे बच्चों, बहुत सही सलाह दी आपने हमारे बच्चों को कि ये जो झिझक होती है उस टाइम पे आपको लगता है, हल्का सा भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो कूद जाओ। हाँ, करके देख लो, खोने के लिए क्या है, बात तो ग्राउंड के लिए बैठी है, और एक बार करके देख लिया और आसपास आ गए तो हमारा करियर बन सकता है। तो कुछ हो नहीं रहा है ना, कहीं होगा, फायदे होगा, लेकिन पड़ेगी आप लोग। दूसरा ये होता है जब बच्चा थोड़ा सा हिम्मत कर लेता है तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को कभी कभार कुछ गणित, विज्ञान या किसी भी सब्जेक्ट के ऐसे विषय जिसमें तो थोड़ा ढंग से नहीं कर पा, उन शिक्षकों की तरफ से भी थोड़ा सा प्रतिरोध का सामना, रेसिस्टेंस करे या रुकावट का सामना करे, या तू पढ़ ले नहीं तो तेरा साल खराब हो जाएगा, इस तरह की बात आ सकती है। और विशेष तौर पर माँ बाप तो यही चाहते हैं कि पढ़ के 90% लिया है वही सफलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन जाते हैं।
तो आज शायद कुछ अभिभावक भी बच्चों के साथ जुड़े होंगे या कुछ ऐसे बच्चे भी अभिभावकों से बात करेंगे। अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको करके देखो। इतना परसेंटेज हमने देखा है, रिसर्च में देखा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे एक बार ग्राउंड में जाते हैं तो जो पॉपुलेशन है वो पूरा करती है, उनका विजन और क्लियर हो जाता है ग्राउंड से जुड़ने के। आप ये बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई से, गेम से पढ़ाई में सहायता मिलती है, रुकावट नहीं मिलती? बहुत ज्यादा सहायता मिलती है और ये रिसर्च से आई हुई बात है। उनका कितना क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप उनको देखो, एक तो जो बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है, एक बच्चा जो ग्राउंड में से जुड़ा और फिर वो पढ़ाई कर रहा है, इन दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर लगेगा। आप बिल्कुल कह रहे हैं। हाँ। ये मैं हमारे विद्यालय की बातों से भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हमारे इस साल पिछले साल की जो टॉपर है करीना मीना, प्रकाश जी भी जानते हैं उसको। करीना मीना 98.4% स्कोर किया राष्ट्रीय स्तर पे खेलती है। हाँ, तो ये बात सही है। हमारे लड़की विदुश्री डोडी, वो भी 94.5% लेके एसजीएफआई खेल के आई। खेल के एसजीएफआई इस बार 12th अच्छे से फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुका है। और ये सारिका है क्लास में भी कबड्डी में एसजीएफआई खेल के आई है। और हमारे जो नेशनल में जो ब्रॉन्ज मेडल टीम की कैप्टन है, ये क्लास में टॉपर्स में से। ये गेम्स में जो बच्चे गेम्स में फाइट करते हैं ना, तो जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो बच्चा डिप्रेस नहीं होगा वहाँ पे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। वो फाइट करके नहीं, उसको दिमाग में आएगा कि हमने ग्राउंड में ऐसे किया आएगा कि हमने लागू हो गया। उसके लिए सोचेगा, आपको दिमागी रूप को वापस करेगा, रिवाइंड करेगा। नहीं, हाँ मैंने वहाँ कर लिया था। ये बात आपकी सत्य है। और मुझे कोई पूछता है, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, एमएससी किया, फिर अभी टीचर भी मैं एमएससी का साइंस का भर्ती हुआ, और उसके बाद मैंने आईआईटी वगैरह भी पढ़ाया। और फिर जब कोई ये बात होती है गेम्स में भी इंटरेस्ट रहा, तो पूछते हैं कि भाई गेम्स में आपने क्या पाया। तो मैं अगर मेरे को 3 चीज कहता है रेखा जी, तो मैं उनको यही बताता हूँ, मैंने गेम में 3 चीज पाया। एक पहली चीज पाई, मुझे हार के जीतने का जुनून। प्रॉब्लम आ रहा है स्पोर्ट्स में रोजाना हार और जीत होती थी। जब हम बॉक्सिंग में होते थे, एक मैच हारते थे, फिर राउंड में हम आगे हो जाते, पीछे होते। हार जीत का फर्क दुनिया के वो मेरे रहता है, वो मेरे दिमाग से खत्म हो गया। विनिंग लूजिंग मेरे लिए नॉर्मल चीज हो गई। स्पोर्ट्समैन करता है ना, वो चीज आज हम पढ़ाई में करते हैं, वो जितनी पढ़ाई में नहीं होती। प्रैक्टिकल इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि 10 हार और 1 जीत, 10 हार 1 जीत, तो उससे क्या होता है, बच्चा जो होता है उसका विल पावर बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्या मैं 10 हार गया उसके बाद 1 जीता हूँ, 1 जो जीत के उसको जो खुशी मिलती है ना, वो उसको लाइफ टाइम कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। क्योंकि वो पीछे की 10 हार है, 10 हार के बाद में 1 जीत मार गया, 1 जीत में उसको जितनी खुशी मिली है, जो 10 हार में उसको जितनी वो दुख नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा कहीं भी जाता है ग्राउंड के अंदर, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में पहुंचता है बच्चा, चाहे मेंटली हो, चाहे किसी के बीच में भी गिरे। इसका जो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट किया ना मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, अभी भी मिल रहा है। रोजाना कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गेम की ग्राउंड की प्रॉब्लम आ गई है, मैं हार रहा हूँ, जीत रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम। आज आपका जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपकी उम्र के दौरान जो आप अपने साथियों में भी देख लेना, ये स्पोर्ट्समैन हो, तो आपने अपनी बॉडी को कितना मेंटेन किया, आप अपनी बॉडी को मेंटेन लेके हुए चल रहे हो ना, ये आपको कभी नहीं होगा। ये आपका क्या है, आपने पीछे देखा हो, आपके जो आप जिस टाइम आप लड़ी रहे हो, तो आज आपका ये हो रहा है। आज आप फिजिकल आप फिट हो, आप देख लेना, फिजिकल फिट है, फिजिकल फिट है, मेंटली फिट नहीं है। मेंटली फिट है तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं। आज आप जहां भी हाथ निकालना, आप सोना उठाने की कोशिश करते हैं, मैं सोना निकालूं, लेकिन वो एकदम निकाल देता हूं। क्योंकि आज आप कह रहे हो कि आपके स्कूल के अंदर इतने बच्चे यहाँ इतने रिजल्ट दिए हैं, बाकी विद्यालय नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, खूब सारी टीचर इधर ऐसे लगे हुए पड़े हैं, लेकिन वो बच्चे रिजल्ट नहीं रहे, क्योंकि उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे आप नरेंद्र जी की बात कर रहे हो, आपके घर नरेंद्र जी सर, आप उनके पैरेलल में चलो, उनके बराबर चलने की कोशिश करें, एक कदम आगे चलने की कोशिश करें कि आपके हाथ का बढ़े। ठीक है, जब ये हर किसी को मिलता है, मैं तो ये कह रहा हूँ हर किसी, क्योंकि बच्चे को क्या है कि वो ज्ञान एक ऐसा नहीं है कि बच्चे को ज्ञान के लिए भेजते नहीं। आप हर बच्चे को पहले पढ़ाई करो, उनके नॉलेज हो, नॉलेज भी होता है, और बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जो ज्ञान मैं कह रहा हूँ आपके सामने। वाह, बहुत क्लैपिंग, बहुत क्लैपिंग की बात आपकी है। बोर्ड के अंदर 123 बच्चे थे, 23 बच्चे थे, 96 की बात है। इसके अंदर रासायनिक बहुत बड़ी मेरा एक ही है, बाकी कोई नहीं था। और पढ़ाई में भी मैं कुछ भी नहीं है, स्टेट जिला जाता था, और पहले वर्ष स्तर, जिला स्तर, फिर राज्य स्तर।
फिर वही एथलेटिक्स में वापस वर्सेस 6 महीने कुश्ती गैप मिलेगा 6 महीने लेकिन पढ़ाई वो जगह कि मेरा स्पोर्ट्स मेरे को कुछ करना था नहीं हुआ तो हार नहीं मानी ध्यान तो हार नहीं माने कोई कॉम्पिटिशन होता है ना उसके लिए निकलने की जो एक होती है। आपने पहले एक क्वेश्चन और किया था झिझक होती है, ये अपने ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हर किसी की मतलब हर किसी में होती है। शायद आप कितने अच्छे वक्ता हो, आपको पता है कि मैं बोलूंगा लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा तो आएगा ही आएगा कि नहीं मैं प्रॉपर वे में नहीं बोलूंगा, प्रॉपर वे में आज से आज तक कोई नहीं बोल पाया, प्रॉपर वे में आज से आज तक कोई दौड़ नहीं पाया, प्रॉपर वे में आज से आज तक कोई काम कर ही नहीं पाया। कितनी बार उसने असफलता देखी है उसके बाद वो सफल हुआ है। तो ये तो एक टेंडेंसी है, लेकिन इसको आप निकालने के लिए आपके पास मैं एक सबसे बड़ा एक ही आपको कहूँ कि बच्चे को मोटिवेट करो और उसको जैसे भी है ना जिद रहा है ना उसको लाओ सबके बीच में डाल दो, सबके बीच में डालो, वो एक दिन जरूर महसूस करेगा, दूसरे दिन वो अपने आप से कोरिलेट हो जाएगा, भूल जाएगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो घर के अंदर ही उनको कभी भी क्या है जैसे नाना भी होता है ना तो माँ बाल्टी भर के देती है, कपड़े भी माँ धोती है, फिर वो पलंग पे पड़ा रहता है और बस चले के उसको क्या करती है माँ और बाप जो भी होता है वो उसको पकड़ के टैक्सी तक बैठाते हैं और टैक्सी से गोदी में उठाना शुरू कर देते हैं जिस दिन से, और वो मतलब क्या इनके ऊपर धीरे धीरे भारी हो जाती है। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ठीक है ना, सेल्फ आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। मतलब है कि हम अभिभावकों और बच्चों से भी ये बात कहें, अगर आपको अच्छे स्पोर्ट्स पढ़ाई सब चीजों का बैलेंस अच्छा बनाना है तो अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। चीज को ऑर्डिनेट के अंदर क्या चल रहा है, जितने भी वो बच्चों के मार्क्स कम आए उन्होंने सुसाइड कर लिया, बीपीएस हो गए वगैरह, कितने उनमें से थे जो खिलाड़ी था और कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने इस तरह से काम किया, एक भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि उसमें फाइटिंग स्पिरिट है, वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, वापस करेगा कि आपको डिटेन कर लूंगा, अगर मेरे साथ ऐसा होगा मैं फिर कर दूंगा। लेकिन पढ़ाई के मामले के अंदर देखो आप ये सारे केसेस जितने भी आ रहे हैं तो सब पढ़ाई के मामले में आ रहे हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो कदम उठा लेते हैं। मैं इस बात को कंक्लूड इस वे में करूं कि जो हमारे गेम्स स्पोर्ट्स है वो जिंदगी में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना सिखाते हैं और गेम्स में स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के साथ साथ नौकरियां तो मिलती हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर भी होता है और सबसे बड़ी जो उपलब्धि एक आदमी को होती है वो अपना फिजिकल मेंटल फिटनेस, सोसाइटी में वेल बीइंग और हमेशा लड़ने की कठिनाइयों से घबराना नहीं, और एक डिसीजन पावर भी बड़ी फास्ट होती है। गेम खेलता है उसको 1 सेकंड के 100 में 1000 में हिस्से में डिसीजन लेना होता है और बड़ा फास्ट डिसीजन लेता है। डिसीजन पावर होती है, लड़ने की स्पिरिट आ जाती है और यही सब चीजें जिंदगी जीने के लिए चाहिए। आगे जाके क्या चाहिए, लड़ने की स्पिरिट, जीने की बहुत जोड़ रहा है। सबसे पहले डिसिप्लिन हर जगह चाहिए, लाइफ में हर जगह डिसिप्लिन चाहिए आपको, डिसिप्लिन सबसे पहले आ जाता है, मैच्योरिटी आई जाती है। इसका मतलब तो ये है कि हर बच्चे को चाहे वो नौकरी के लिए ना खेले लेकिन अपने फिटनेस और अपने सामाजिक अच्छे होने के लिए खेलना जरूर चाहिए। कोरोना चल रहा है, इनको सबको भेज दिया जाता 100% हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी कोई आगे से आज तक अभी तक है नहीं, तो जितने हॉस्पिटलों में अगर ग्राउंड सारे खोल दिए जाते हैं सबको ग्राउंड में भेज दिया जाता, जाइए आप लोग कीजिए। देख रहे हैं हमने अपने लिए तो ग्राउंड खोल रखे और हम रोजाना 2-2.5 घंटे बैडमिंटन खेल रहे हैं, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो कोरोना का फील ही नहीं हो रहा है। ये बात है, हम लोग कोरोना जो पेशेंट थे मैं बता रहा हूँ उनके साथ रहे लेकिन हमें इफेक्ट नहीं है, और हमारे साथ जितने भी थे उनको इंफेक्शन हो गया। वही जो हमारे सुमन सोरा मैडम बात कर रही थी, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली हाई है, कोरोना आता है पच जाता है वो आपके अंदर, आई नहीं रहा, ठीक है ना। जी सर, एक बात प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद साहब इतने बड़े खिलाड़ी रहे, ये सब चीजें रहे, इनकी उपलब्धियां मेरे ख्याल से विश्व स्तर पे अगर किसी जैसे पेले से कंपैरिजन हम आप बता रहे थे कि अगर फुटबॉल का जादूगर पेले है तो हमारे यहाँ हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद साहिब है। तो मेजर ध्यानचंद साहब को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है ना, ऐसा कई बार बच्चे कहते हैं, इसका क्या रीजन है? ध्यानचंद जी का जो कैरियर चला था 1926 से लेके 1948 तक, ओके 1948 साल में इंटरनेशनल हॉकी लेवल से उन्होंने स्मैश लिया था, उसके बाद रहे थे। लेकिन अर्जुन अवार्ड जो खिलाड़ियों के लिए अच्छे, जो देश के जो
देश की अच्छी करने के लिए उस समय चालू किया गया, वो 1961 में चालू किया गया। अच्छा 61 में ध्यानचंद जी बहुत साल बाद अर्जुन अवार्ड हुए, तो वो मिलते कैसे? पहले उनसे पहले उससे पहले जितनी भी अच्छी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। तो 96 में फर्स्ट टाइम तो अर्जुन अवार्ड चालू किया गया, उसको मैं चालू किया गया, तो ये पहले निकल चुके। अब उनके नाम पे अवार्ड मिलते हैं। अब ये आज के जो फंक्शन है हमारे वर्चुअली कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके नाम से एक ध्यानचंद अवार्ड और दिया जाता है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जो पुराने खिलाड़ी है जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा किया, जिनके बुजुर्ग वेटरन्स खिलाड़ी, उनको दिया जाता है जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मतलब कहने का है कि मेजर ध्यानचंद साहब सब अवार्ड से ऊपर है, भारत का कोई भी अवार्ड उनके उपलब्धियों की बराबरी नहीं कर सकता। 1956 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया भारत सरकार ने। हाँ, जो सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया। उस समय का उपलब्ध अवार्ड था, वो दिया गया। उसमें ये अवार्ड चालू हो चुके थे, भारत रत्न वगैरह जो ठीक है ये चालू हो चुके थे। तो पद्मश्री या पद्मश्री ये दिया गया, ये अवार्ड मिला हुआ। अच्छा, मेजर ध्यानचंद का जीवन में बड़ा संघर्ष में रहा है और वो जिन परिस्थितियों से निकल के आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए, जहां तक मुझे ध्यान है शायद पहले वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच के अंदर जब वो खेलने गए तो उनके पास ढंग के जूते नहीं। उस समय उनके साथ क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में इंडिया की वर्ल्ड टीम 56 में मेलबोर्न ओलंपिक का बता रहा हूँ मैं, इंडिया की वर्ल्ड टीम उनको बाहर कर दिया गया, बाहर डिस्क्वालीफाई हो गए। हाईएस्ट अचीवमेंट था फुटबॉल का, आज तक हाईएस्ट अचीवमेंट है कि इंडिया ओलंपिक सेमीफाइनल खेला था फुटबॉल में, सेमीफाइनल इंडिया का फुटबॉल में, बहुत बड़ी बात है। बिना जूते ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी उस समय देश की हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। आपको बताता हूँ, इसी बर्लिन ओलंपिक में जिसमें ध्यानचंद जी कैप्टन थे, ध्यानचंद जी को बुखार था, उसमें ओलंपिक फाइनल में बुखार था और वो उसके बाद में पूरा मैच उन्होंने दिमाग में खेला, पूरा मैच दिमाग खेला था उन्होंने। मेजर ध्यानचंद फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। हाँ, जिसमें 8 के नंबर लेके एक गोल से जर्मनी को बीट किया था, 8-1 से बीट किया था। उसमें मैंने ये भी सुना है कि जर्मनी में हिटलर ने ये कह दिया था कि अगर ये तुम मैच हार गए तो मैं नाजी सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। ठीक है ना, वो राष्ट्रीयता थी, नेशनलिटी थी कि हम लोग ऐसे सही हम देश के लिए खेलेंगे। कर्नल का ऑफर दिया था सर, कर्नल का ऑफर दिया था मेजर ध्यानचंद साहब को जर्मन आर्मी में, पर उन्होंने स्वीकार नहीं, देशभक्ति की भावना थी। बहुत बड़ी बात ये हुआ था उसमें। तो उस समय 6 गोल किए थे उस समय, क्या बोलते हैं, इंटरवल से पहले एक गोल से आगे चल रही थी, गोल से आगे चल रही थी। बड़ी उनको दिक्कत हो रही थी कि उनको एक ही गोल किया, एक ही गोल किया हुआ, उसके बाद उन्होंने लगातार दीवार की स्थिति आया हुआ था। 8 में से 6 के लिए इन्होंने किए ध्यानचंद। वाह वाह, 1936 बर्लिन ओलंपिक में तीसरा ओलंपिक टाइम था। 1928 पहला ओलंपिक था, 1925 दूसरा ओलंपिक था, बर्लिन ओलंपिक का तीसरा ओलंपिक था, तीनों लगातार गोल्ड मेडल थे। और उसके बाद की आने वाले ओलंपिक में इंडिया ने लगातार 6 ओलंपिक में हॉकी में कंटिन्यूअस गोल्ड मेडल जीता। 6 ओलंपिक 56 छठा गोल्ड मेडल। मतलब मैं इस बात को कंक्लूड करूं कि जब भारत के अंदर अभाव थे और खिलाड़ियों के पास सुविधा नहीं थी, तब उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। और आज तो हमारे जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और हम अच्छी अच्छी जगह पे हमारे खेल पे खेलते हुए हमें हमारे बच्चों को इतना मोटिवेशन लेना चाहिए कि हम लोग आगे बढ़े और हमारे देश का, हमारे समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। देश की उपलब्धियों के अंदर हम अपने जोधपुर से भी उपलब्धियां जोड़े, हमारे विद्यालय से भी उपलब्धियां जोड़े और सबके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। खेलों से न केवल एक रोजगार की सुरक्षा मिलने की आजकल बात हो गई है, बस खेलों से शारीरिक, मानसिक और एक सामाजिकता का विकास होना, निर्णय क्षमता, लीडरशिप और भ्रातृत्व की भावनाओं का भी विकास होता है। और एक आदमी को जीने के लिए इन अच्छे गुणों की आवश्यकता नहीं है, तो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में, अपने परिवार के नेतृत्वकर्ता के रूप में, अपने विभाग के नेतृत्वकर्ता के रूप में
एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है, एक अच्छे हेल्दी व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है, आप स्वस्थ भी रहते हैं और समाज में अच्छे नेतृत्व करता और एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं। मेरा समय अभी काफी हो चुका है। मैं अभी सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही फ्यूचर, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, इसका प्रेशर है आपके लिए बहुत सारा किया जा रहा है। आप लोग जितना इस चीज को पा सकते हो, इसको जितना एंगेज कर सकते हो, कोशिश करें, आपके लिए बहुत ही बड़ा है। ये मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि रज्जाक साहब इंटरनेशनल एथलीट मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो ये सब आप सभी का, तीनों का, रेखा जी का, प्रकाश जी का, क्योंकि आपकी उपलब्धियां बहुत ऊपर है हमारे से। तो आपको जो आपने बात कही है, ये मेरे लिए एक सम्मान भी है और मेरे लिए एक आशीर्वाद भी है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अब ज्योति मैडम, आप प्लीज कंटिन्यू करें। Thank you so much, sir, for your kind words and guidance. Definitely, students will be motivated and do better. Our students are perform their best in the field of sports under your able guidance. A winner is not someone who is a born winner. Instead, is someone who plan to win, prepare to win, and expect to win. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. So I would like to call most worthy and respected Vice Principal Sri R.D. Chandel sir to express of gratitude. Sir, please. श्रद्धेय विशिष्ट गण एवं आज के कार्यक्रम के वक्ता परम आदरणीय श्रीमान प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस का शानदार समारोह अपने अंतिम पड़ाव पर है और मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त महानुभावों के प्रति मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आदरणीय श्री रजाक मोहम्मद, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, श्री रेखा राम जी, कॉमनवेल्थ एथलीट एवं श्री प्रकाश राम जी, राष्ट्रीय एथलीट का अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आज के हमारे इस समारोह में शिरकत की। महानुभावों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एवं मरुभूमि के गौरव ध्वज को फहराया है। जैसा कि आप सभी महानुभावों ने बताया कि विशिष्ट दूर दराज के क्षेत्रों से संबंधित होने के बावजूद, जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां होने के बावजूद, संसाधनों की कमी होने के बावजूद आप सभी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यह आपके खेल के प्रति समर्पण एवं दृढ़ निश्चय को उजागर करता है। महोदय, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से विद्यालय के हम समस्त सदस्य गौरवान्वित महसूस करते हैं एवं आपके प्रेरणादायी वचनों से हमारे विद्यालय के विद्यार्थी खेल जगत में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रेरित महसूस करते हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान विवेक यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इस समारोह को उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, निर्देशन प्रदान किया एवं अपने विचारों से इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को जीवन में एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। महोदय, आपके शीर्ष नेतृत्व में विद्यालय के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय
KVS राष्ट्रीय स्तरीय तथा SGFI स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय में खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु आपकी पहल को केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर भी सराहा गया है और महोदय को केंद्रीय विद्यालय संगठन से उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इंसेंटिव अवार्ड भी प्रदान किया गया है। मैं प्राचार्य महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं विद्यालय के समस्त आदरणीय शिक्षक वृंद के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने समन्वित तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया एवं कार्यक्रम को वृहद रूप से सफल बनाया। मैं विद्यालय के प्यारे बच्चों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रभावी तरीके से भाग लिया, सहभागिता की एवं विशिष्ट समय समय पर विभिन्न स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में विद्यालय के लिए पुरस्कार जीतकर विद्यालय को एवं विद्यालय परिवार को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। मुझे उम्मीद है जीवन में आप इसी तरह से हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करते रहेंगे। मैं आप सभी के प्रति पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैम एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा, हमारे उपप्राचार्य महोदय बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और खेलों के प्रति इनका भी बहुत अच्छा रुझान है। ऊपर से शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं और ये जो उपलब्धियां सारे विद्यालय की हैं, ये हमारी एक टीम है और उस टीम का भी मैं एक हिस्सा हूँ और वो सारी टीम इतनी शानदार है कि हमारे उपप्राचार्य महोदय भी, आप सभी शिक्षकगण भी, विद्यार्थी भी और अभिभावक भी ये ऐसे हैं कि सब आगे बढ़ चढ़ के कोऑपरेट कर रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ मेरा एक काम ये था कि प्लेटफॉर्म देना, और उस सब में आपको जहां भी प्लेटफॉर्म दिया वहां उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियां इस विद्यालय को आप लोगों ने दी है। इसलिए सारे विद्यालय परिवार को इस खेल दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से सभी के आगे बढ़ने का मूल कारण है सर। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का महत्व सर आप प्रकट कर रहे हैं, ये भी आपको इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस आयोजन में हम सभी ने देखा कि खेलों का महत्व न केवल शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, अपितु एक सफल संतुष्टिपूर्ण जीवन का जो मार्ग है वो भी खेल के ज्ञान से ही होता हुआ प्रशस्त होता है, निकलता है। ये बात तथ्य या सार के रूप में इस सारे आयोजन से हमारे सामने आई है। तो निश्चित रूप से बच्चे इस सार को, इस बात को अपने जीवन में धारण करेंगे और इससे प्रेरणा लेके एक बैलेंस जीवन के प्रति आगे बढ़ेंगे, खेलों का महत्व समझेंगे भी और अपने जीवन में से निश्चित रूप से स्थान लेंगे। आप सभी ने अपने अमूल्य समय को इस राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजन के लिए हमें प्रदान किया, तो इसके लिए मेरी केंद्रीय विद्यालय कम्युनिकेट मेडिसिना जोधपुर की ओर से आप सभी का, सभी अतिथिगण का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ हमारी ये जो वेबिनार है ये समाप्त होती है और मैं प्रक्रिया सर से निवेदन करूंगी सर कृपया सभी बच्चों को पहले ब्रीफ करवाएं, इसके पश्चात हम वेबिनार को छोड़ेंगे। धन्यवाद सभी का।